हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। अब हम आज जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, अब जो जो लास्ट कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी, लोकपाल एंड लास्टली एनआईए। एनआईए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओके, ये आपका मेनली जब आप जीएस 3 पढ़ते हो जो मीन्स के लिए, राइट, वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वी विल बी कवरिंग एनआईए। ओके, ये ज्यादातर मीन्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये इधर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्यों? क्योंकि 2019 में इस अमेंडमेंट लाया गया है, अमेंडमेंट टू आरटीआई, और इन दोनों बॉडीज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2019 में आरटीआई में अमेंडमेंट लाके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों में चेंज किए गए, राइट। और 2020 में तो ना, आपको जो है 2020 के उसमें पूछा गया था मेंस में, ये क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन भी आया था इस अमेंडमेंट पे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी इस बार के प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिर दूसरा इसके साथ आपका जो अगला आता है सीवीसी। So again, less important, I would say less important, but still for sake of coverage के लिए ये बॉडी करा रहे हैं। ओके, और उसके बाद जो लास्ट है लोकपाल। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। ओके, इंपॉर्टेंट बॉडी एंटी करप्शन के लिए, राइट। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ओके, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो मेनली हाई पॉसिबिलिटी किस पे क्वेश्चन आए कि सीआईसी और एसआईसी, यानी सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकपाल। ओके, सो प्लीज इन बॉडीज को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। ओके, तो लेट्स बिगिन। अब जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए अगेन इंफॉर्मेशन के लिए, ये 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है प्रेप आईएएस ने, राइट, फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। और आपको जो भी सारा लेक्चर्स है इसके वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप अभी भी पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो यू कुड सी ऑल दी लेक्चर्स ऑन यूट्यूब इन फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इस लेक्चर का। ओके, इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन दोनों कवर्ड है। ओके, बोथ आर कवर्ड देयर। ओके, साथ ही साथ आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, सो इन मॉक टेस्ट में बेसिकली देखिए, प्लीज ये अभी स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, सो प्लीज डू गिव दिस मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट को दीजिए। ओके, इससे आपका एक असेसमेंट भी होगा प्लस एक नॉलेज एनहेंसमेंट भी होगा। ओके, दोनों चीजें होंगी। और अगर कम भी आए इस मॉक टेस्ट में मार्क्स तो प्लीज डोंट बी डोंट पैनिक। ओके, कीप काम, राइट। जो कम आते हैं तो देखिए कम क्यों आए, और वो जो कमियां जो आप फाइंड आउट करते हैं अपनी, राइट, जो इश्यूज फाइंड आउट करते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, नाउ ऑल्सो हर संडे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। सो कोई भी डाउट हो किसी भी लेक्चर में आप डाउट फॉर्म में भरिए, एंड वी वुड क्लियर दोस डाउट्स एवरी संडे। ओके, सी सेट क्लासेस भी संडे को होती हैं, सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन सी सेट क्लासेस। अभी से आप इजीली ये सी सेट क्लासेस करो तो आपको लास्ट में ये स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे सी सेट कवर करना है। ओके, अभी से आप क्लासेस करिए, हर संडे को ही क्लास होती है। आप क्लास करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत, राइट। मैंने ऑलरेडी ये बता भी रखा है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है एक प्रीवियस डाउट सेशन में, तो उतना करिए। इट इज मोर देन इनफ टू क्लियर दी सी सेट पेपर। ओके, और अगर आपको इसके स्टडी मटेरियल, नोट्स प्लस इवन क्विजेस, सो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस भी चल रहे हैं, सो वो चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ प्रेप आईएएस। ओके, प्रेप आईएएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ओके, और अगर आपको इस कोर्स का शेड्यूल चाहिए या रजिस्ट्रेशन लिंक तो आप रजिस्टर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चीजें दे रखी हैं। तो प्लीज डू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एंड डू गिव दीज मॉक टेस्ट। ओके, so let's begin with our previous year questions again. Now consider the following statements. Again आप देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट सेशन में मैं बताया था कि पार्लियामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो प्लीज आपसे बहुत ही लाइक रिक्वेस्ट है, ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आप एंड मोमेंट में लास्ट डे है जो आप, या लास्ट रिवीजन कर रहे हो इसका, और टाइम आपके पास कम है कि आप सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर सकते, सो आई विल सर्टेनली गिव यू ऑल्सो लिस्ट ऑफ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। बट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का
स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्लीज पूरा चैप्टर इसका मत करना, मेरे नोट्स देख लेना स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और इवन पार्लियामेंट के लिए, ओके। सो इतना देख के जरूर जाना लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। आप अभी तक इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, आपने देखा होगा कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इन ईच ईयर, देखिए मैं जितने भी कराता हूँ उसमें ईयर भी मार्क्ड होता है, तो हर साल में 3 या 4 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए ही हैं, ओके। सो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, ओके गाइस। तो चलिए पहले अब क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कराने का मतलब आपको ये नहीं है कि आपकी नॉलेज टेस्ट करना या फिर आपको कि इस क्वेश्चंस के थ्रू कुछ सिर्फ ये क्वेश्चंस कराना। इसका पर्पस ये भी है कि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स वाई मैं हर बार जो है टाइप के क्वेश्चंस पिक करके आपको बताता हूँ कि इस चीजों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। सो प्लीज इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, बट इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इसका पर्पस ये है कि ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई इशू नहीं, आप देखिए कि आपकी शायद से कुछ कमी रह गई है प्रिपरेशन में, फिर से इन चीजों को रिवाइज करिए, ओके। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill, okay. So consider these statements. The Rajya Sabha has no power to either to reject or amend a money bill. I think आपको मनी बिल पढ़ाया हुआ है, so please tell me this is absolutely correct, this is absolutely correct, okay। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, okay। राज्यसभा मैक्सिमम क्या कर सकता है, 14 दिन के अंदर उसके पास बिल आएगा, 14 डेज के अंदर उसको वापस देना है बिल लोकसभा को। वो रिकमेंड कर सकता है कुछ चेंजेस, बट रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता, कुछ चेंजेस रिकमेंड कर सकता है, और वो चेंजेस भी एक्सेप्ट करना या ना करना लोकसभा के पास है। और अगर कुछ भी नहीं करता 14 दिन तक तो भी वो फिर इट इज डीम्ड टू बी पास्ड, ओके। देन ऐसा नहीं है कि उसको वो स्टॉल कर सकता है, तो मैक्सिमम 14 दिन के अंदर उसको डिसीजन लेना होता है, एंड एट मोस्ट इट कुड ओनली रिकमेंड चेंजेस, राइट। और वो भी चेंजेस फिर लोकसभा के ऊपर होता है कि उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ओके। देन राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सो ये बजट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट में बजट वाला चैप्टर जो है ना, वहां से बजट वाला पार्ट जो वहां से आ रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, ओके। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओके। द Rajya Sabha cannot discuss annual financial statement. The annual financial statement means, just a second. Sorry for the disruption. So now Rajya Sabha cannot discuss annual financial statement. So annual financial statement क्या होता है? Basically nothing but budget. ओके, सो अभी तक आपने देख लिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ओके। सो व्हाट अबाउट दिस, क्या राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकता है या नहीं कर सकता? तो दिस इज रॉन्ग। राज्यसभा कैन डिस्कस बजट, और अगर आप याद करोगे जब मैंने पढ़ाया था, पहले जो है ले डाउन होता है लोकसभा में, फिर ले डाउन होता है राज्यसभा में भी, और राज्यसभा उसको डिस्कस जरूर करता है बट वोट नहीं कर सकता, ओके। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, द आंसर इज बी, okay। Now moving on. Now when a bill is referred to joint sitting of both houses of parliament, it has to be passed by very simple question, okay, very simple question। अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे बड़ी इजीली कर पाओगे, okay। So when a bill is referred to joint sitting of the both houses of the parliament, it has to be passed by a simple majority of members present and voting। देखिए ये सब नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ये होगा। इनफैक्ट एक ट्रिक भी बताता हूं मैं, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तब ये देखना कि जहां पे ये वाली इन तीनों में ये कोई मेजोरिटी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, जहां पे अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते कि यार स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, जहां पर ये सब मेजोरिटी मेंशन नहीं है, वहां पर क्या काम आती है? सिंपल मेजोरिटी, ओके। जहां पे कोई भी मेजोरिटी नहीं मेंशन है वहां पे आती है सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। और अगर वो दूसरी क्या होती है, टोटल मेजोरिटी क्या होती है, जब टोटल मेंबर्स जो हैं उनमें से 50%, ओके, उनके 50% से ज्यादा। जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली देखिए कहीं भी अगर आपका कोई मेजोरिटी नहीं दिया हुआ होगा, इफ नो मेजोरिटी इज गिवन एनीवेयर, देन इट मींस सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ओके।
सो ये एक रूल ये भी है, और ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ये भी लिखा हुआ भी है वहां लक्ष्मीकांत में, या मेरे नोट्स में देखोगे तो लिखा हुआ है। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन ये यही इंफेसाइज करता है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इतने, आप देख सकते हो ना कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। और अगेन कौन से चैप्टर से है ये? पार्लियामेंट। ओके, सो यू कुड सी एक ही साल में 2015 में एक क्वेश्चन पार्लियामेंट से, दूसरा क्वेश्चन भी पार्लियामेंट से। ओके, सो दैट्स व्हाई प्लीज फोकस ऑन द पार्लियामेंट चैप्टर। नाउ अगला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एक्सरसाइज इन, अगेन वेरी सिंपल वन। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो कुछ लोगों को इन दोनों में हो सकता है। सी, अगर जो बहुत ही अच्छे से क्लियरली पढ़ा हुआ है उन वो तो डायरेक्टली बोल सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ये बड़े ही क्लियरली और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। बट कुछ लोग जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, राइट? देखिए यहाँ पर ये मैंने इसलिए चूज किया कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कई बार देखो एक टेंडेंसी ये भी होती है कि कई बार आप जब एग्जाम में कोई चीज आपको आती है ना, तो और बड़ी इजीली हो जाती है, अगर कोई क्वेश्चन आया आपको प्रीलिम्स में और बहुत इजीली वो क्वेश्चन हो गया आपसे, तो आप सोचते हो कि यार ये इतना इजी नहीं हो सकता, तो वही में वहां पर फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। फिर कई लोग ऐसे लगा के, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, ये मेरे फ्रेंड से मैंने एक बार डिस्कस कर रहा था, तो वो इन दोनों में कंफ्यूज था, राइट? वो इन दोनों में कंफ्यूज था, क्यों? क्योंकि ज्यादा दिमाग। सो ये भी ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है और बड़ी इजीली सॉल्व है तो मतलब आपने पढ़ रखा है उसको। ओके, सो इसका सिंपल आंसर है बी। ओके, नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, अगेन देखिए क्या पूछ रहा है, मेन एडवांटेज। और अगर आप मेरे लेक्चर्स याद करोगे, मैंने स्पेसिफिकली एक चीज कही थी कि मेन चीज क्या है, की फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगेन ये भी आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, पार्लियामेंट, राइट? सो व्हाट इज द मेन एडवांटेज? What is the main advantage? That the executive remains responsible to the legislature. Okay, executive remains responsible to the legislature. बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, there is nothing like, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन या वो है। सो ऐसे क्वेश्चन जो, सो इसको, इन क्वेश्चंस को जो ये कराने का और ये कराने का वही था एम, कि आपको दिखाना कि देखिए सिंपल क्वेश्चंस भी आते, अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो कई क्वेश्चंस आपको सिंपल भी लग सकते हैं। तो उस टाइम पे अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि हाँ सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट के अंदर ये बॉडी बनाई गई है। ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी कंपोजिशन देखें, सो कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इज CIC मींस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, and not more than 10, this is ICs, okay, capital ICs, that is information commissioners। okay, so not more than 10 information commissioners। सी देखिए ये पीपीटीज आपको जो चैनल पे मिल रही है, तो प्लीज इसका यूज कर सकते हैं आप। ओके, ये कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत के थ्रू ही बनाई गई है। ओके, बट लक्ष्मीकांत में बहुत सारा दे रखा है, उसको बहुत ही कंसाइज करके आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, ये पीपीटीज भी बहुत कंसाइज फॉर्म में, राइट? सो ये बेसिकली सी आई कुड ओनली सजेस्ट दिस कि ये पीपीटीज आपके लिए रिवीजन में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सो प्लीज अभी अच्छे से ये लेक्चर लीजिए, तभी इन पीपीटीज में जो चीजें ऐसी है ना वो आपको समझ में आएंगी, राइट? सो प्लीज आप इनको पीपीटीज को अच्छे से मतलब पढ़ना और इनमें जो की पॉइंट्स है वो हाईलाइट करके रखना। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। ओके, नाउ कंपोजिशन CIC एंड नॉट मोर देन 10 ICs इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ओके, नाउ अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, दिस इज अ कमिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। और वो कमिटी में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो ये तीन होंगे द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हु रिकमेंड टू प्रेसिडेंट कि किसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करना है और किनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करना है। नाउ वन पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, सी यहां पर लिखा है नॉट मोर देन, इस पे ध्यान दीजिए। सी आपको अगर स्टेटमेंट में बोले कि इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शुड हैव, मस्ट हैव 10 मेंबर्स ओनली,
must have 10 members, must have 10 members. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज नॉट मोर देन 10 members. सो उसमें 6 members भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. ओके, सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ओके, इस चीज को ध्यान में रखना. ओके, now regarding their qualifications, these are mentioned here. Okay, a person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science, technology, social service, management, journalism, mass media, administration, etc. So basically बड़ा ही क्या बोलते हैं इसको, it is a very general qualification. Okay, general qualification and open ended. Okay, कोई specific नहीं है. But there are two specific qualifications, two specific things that are mentioned. One is that जिसको भी अपॉइंट किया है, he should not be a member of parliament or a member of legislature of any state or a UT. Okay, जिसको भी अपॉइंट करें, ये एक है. That one to be appointed should not be a member of parliament, should not be a member of legislature of any state or UT. Okay, और दूसरा should not hold office of profit. Right, he should not hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. तो बेसिकली क्या किया है, एक जनरल क्वालिफिकेशन देके कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए. ओके, एक जनरल दे दिया कि इस टाइप के लोगों में से बट ये जो चीजें हैं एक्सेप्शंस हैं दो. सो प्लीज इस पे ज्यादा देखिए, इस पे स्टेटमेंट नहीं आएगा. स्टेटमेंट किस पे आएगा, इन दोनों चीजों में. ओके, सो स्टेटमेंट अगर आपका जो है प्रेजेंस में आएगा तो इन दोनों में से एक पे आएगा. राइट, बिकॉज दीज आर एक्सेप्शंस टू दिस. ओके, now regarding tenure and service, now this aspect I would say is very important. Okay, इतना important क्यों है, क्योंकि RTI अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, इट्स चेंज सेक्शन 13 and 16 डीलिंग विद टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एज वेल एज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के. ओके, और चेंज क्या किया गया, बेसिकली टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विस कंडीशंस जो है, इन दोनों को क्या किया गया, पहले ये दोनों चीजें जो थी एक्ट में मेंशन थी. ओके, फिर चेंज करके क्या किया गया कि पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेन्योर जो टर्म ऑफ ऑफिस है और सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन कर सकता है. किनकी डिटरमाइन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, CIC एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ओके, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. सो इनके जो टेन्योर और सर्विस कंडीशंस कौन डिटरमाइन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. प्लीज कीप दिस इन माइंड. इवन जो आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, उसका भी जो है, जो टेन्योर और सर्विस कंडीशंस हैं, राइट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, वो कौन डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए. ओके, नाउ टर्म ऑफ ऑफिस इट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए हैं अमेंडमेंट एक्ट के बाद, तो उसको रखा है 3 years. ओके, 3 years और एज ऑफ 65 years. ओके, and salary allowance and other terms and of conditions of central and state CIC and IC will be determined by the central government. तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं और ये सब डिटरमाइन किया है. राइट, जैसे ये कहा गया है कि CIC की सैलरी क्या है, 2.5 लाख. दूसरे ICs की सैलरी क्या होगी, 2.25 लाख. ओके, सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ICs की सैलरी भी 2.25 लाख है. ओके, सो ऐसी दूसरी उनके लीव्स क्या होंगे, राइट, और भी जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके, जो सर्विस कंडीशंस को लेके हैं, वो सब अब कौन डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इन स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत नहीं, बट ये ब्रॉड थिंग आपको याद रखनी कि ये सब चीजें कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, एंड अगेन इस पे बहुत ही इशू हुआ था. इशू क्यों हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने कहा था कि ये चीज जो है इट विल अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ CIC and State Information Commissioner, Central Information Commission and State Information Commissioner. Okay, so that's why इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. Okay, but these are the provisions as of now. Okay, अब जहां तक रिमूवल की बात आती है, तो दे आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन दीज ग्राउंड्स. तो देखिए ये बड़े ही जेनरिक, मतलब एक टाइप से फिक्स टाइप के ग्राउंड है, या आगे भी आप देखोगे बॉडीज में यही ग्राउंड है. ओके, सो ये तो 5 आप पढ़ लीजिए. ओके, adjudged as an insolvent, convicted of an offense in which in the opinion of president involves moral turpitude, so on so forth. But ये जो एक चीज जो आपको याद रखनी है, एक ये जो ग्राउंड याद रखना है, that is ground of proved misbehavior and incapacity on an inquiry by Supreme Court. Okay, Supreme Court की इंक्वायरी के बाद, right? So what grounds of proved misbehavior and incapacity, but इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करके वो रिकमेंडेशन देगा कि हाँ रिमूवल करना है, उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे. ओके,
सो प्लीज कीप दिस ग्राउंड इन माइंड, ओके। जहां तक पावर्स और फंक्शंस की बात है तो मेनली आरटीआई एक्ट के जो है इम्प्लीमेंटेशन में इसका की रोल है, ओके। और रोल क्या होता है, कंप्लेंट्स देखता है, कंप्लेंट्स, अपील्स, मतलब अपील कहां से आती है, पीआईओ होता है, उसके ऊपर अपीलेट पीआईओ होता है और अपीलेट पीआईओ के ऊपर आपका सीआईसी हो जाता है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, अगर सेंटर की कोई पब्लिक अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है उसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट की होती है तो पीआईओ, एपीआईओ और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाता है, ओके। So RTI related complaints, it entertains RTI related complaints and appeals pertaining to offices, financial institutions, PSUs under the central government and यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के जो ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट्स वगैरह है, उनसे कोई आरटीआई रिलेटेड कंप्लेंट या अपील होगी वो जाएगी सीआईसी के पास, ओके। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड सुओ मोटो। तो खुद से भी सीआईसी एक्शन ले सकता है कि कोई किसी भी मैटर पे, ओके। सुओ मोटो पावर है, so please keep this in mind, okay। CIC has suo motu power, right? It has powers of a civil court. Now all public records must be given to the commission during the inquiry for an examination. So जब भी कोई इंक्वायरी कर रही है सीआईसी, तो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड सीआईसी अगर मांगती है तो उसको वो रिकॉर्ड देना होता है, कोई उसको कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसको मना नहीं कर सकती, ओके। सो ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द कमीशन फॉर इंक्वायरी, ओके। Then it has power to secure compliance of its decision from public authority. So it could ask, give judgments, और वो public authorities को comply करना होता है इसके decision से, okay? It could seek an annual report from public authority on compliance with this act, okay? It could also seek an annual report कि ये जो recommendations दी थी सीआईसी ने कहा था कि ये करना है public authority को. So again, it could see कि क्या action लिया. In fact, under this, it could also impose penalty. सीआईसी के पास पावर है कि इट कुड ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी, ओके। पेनल्टी जो आरटीआई एक्ट के अंदर दे रखा है कि पर डे का डिले का 250 रुपीज की पेनल्टी होगी, राइट। वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है, राइट। एंड देन इट कैन आस्क दैट पब्लिक अथॉरिटी कि आपने क्या एक्शन लिया है, ओके। एंड कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब आरटीआई एक्ट, विच इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, कि आरटीआई एक्ट कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या उसमें इश्यूज वगैरह हैं, राइट। उसके ऊपर एक रिपोर्ट देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो उसको पार्लियामेंट के सामने रखती है, ओके। तो अगेन दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट अगर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो पावर्स और फंक्शन से स्टेटमेंट नहीं बनते बॉडीज के, ओके। ज्यादातर उनकी कंपोजिशन, टेन्योर या रिमूवल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ओके। अब आ जाते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो इट्स बेसिकली अ रेप्लिका, इट्स अ रेप्लिका, बस कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और चेंजेस है वो हम देखते हैं। सो इट अगेन वन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, राइट। वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ओके, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। एंड देन अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, सी वहां पर प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ चीफ मिनिस्टर, ओके। वहां प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ चीफ मिनिस्टर, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। सो ऑलमोस्ट सिमिलर, बस स्टेट लेवल पे कर दिया गया उसको, ओके। नाउ टेन्योर और सर्विस कंडीशंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज सेम जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, ओके। अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट, ओके। उसमें कौन डिटरमाइन करता है, सेंटर गवर्नमेंट, ओके। सेंटर गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है क्या टेन्योर होना चाहिए, और सेंटर गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल के क्या बोला, 3 years और 65 years, एंड रेस्ट अदर सर्विस कंडीशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसका जो उसके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो, उनका टेन्योर और सर्विस कंडीशन इज सेम एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ओके। सो ऑलमोस्ट सेम, ओके। और उसमें उसको कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नाउ रिगार्डिंग रिमूवल, सो इट इज डन बाय द गवर्नर ऑन द सेम ग्राउंड्स एज सीआईसी। सो देखिए नॉर्मली कुछ बॉडीज हमने पीछे देखी थी, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपने देखा था, अपॉइंटमेंट कौन करता है उसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गवर्नर, रिमूव कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट, ओके। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, यहां पर ये एक ऐसी बॉडी है जिसका रिमूवल गवर्नर करता है, ओके। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ओके।
Now powers and functions also same as CIC but related to state government, right? स्टेट गवर्नमेंट लेवल के लिए वो ये वही सेम जो सारे पावर्स फंक्शंस हैं जो आपने यहाँ पर देखे, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे वही करता है बट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब आ जाते हैं सीवीसी पे। अगेन एन स्टेचुटरी बॉडी, सीवीसी इज ए स्टेचुटरी बॉडी। इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला था 2003 में, हालांकि बनी थी 1964 में ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो तब एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बनी थी। ओके, बट 2003 में जो है इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नाउ इट इज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन एंड एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन। ओके, करप्शन से फाइट करने के लिए और विजिलेंस, विजिलेंस मतलब ये देखने के लिए कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं, गवर्नमेंट में कुछ गलत काम नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये देखने के लिए। ओके, सो इसके क्या एज अ विजिलेंस इंस्टीट्यूशन इट इज डेजिग्नेटेड एज एन एजेंसी टू रिसीव एंड एक्ट ऑन कंप्लेंट्स और डिस्क्लोजर ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज फ्रॉम विसिल ब्लोअर्स, राइट? सो विसिल ब्लोअर्स के थ्रू जो भी कंप्लेंट या कुछ आएगी वो सीवीसी के पास आएगी। ओके, इट इज द डेजिग्नेटेड एजेंसी जिसके पास विसिल ब्लोअर कंप्लेंट कर सकता है कुछ करप्शन या मिसयूज ऑफ ऑफिस की। ओके, दूसरा है empowered as only designated agency to take action against complainants and making motivated and vexatious complaints। ओके, सो ये देखिए कोई अगर गलत कंप्लेंट भी करता है, मोटिवेटेड और वेक्शियस मींस कोई गलत कंप्लेंट कर रहा है, राइट? किसी को किसी ऑफिसर को हरास करने के लिए कंप्लेंट कर रहा है। सो सीवीसी एक ऐसी एजेंसी है, ऐसे कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है। ओके, इट कैन ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट सच कंप्लेनेंट्स जो मैलिफाइड कंप्लेंट करते हैं, जो रॉन्ग कंप्लेंट करते हैं अगेन दी पब्लिक ऑफिसर्स। ओके, now advising various authorities in central government and government organization in planning, executing and reviewing and reforming their vigilance work। तो हर गवर्नमेंट में आप देखो ना एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, राइट? वो सीवीसी के अंडर ही होता है। ओके, और सीवीसी उसके थ्रू एडवाइस करता है कि हर जो एजेंसी है उसको कैसे अपना विजिलेंस का जो है नेटवर्क या अपना विजिलेंस का सेटअप रखना चाहिए ताकि उनकी एजेंसी में करप्शन ना हो, या हो तो वो करप्शन फाइंड आउट हो पाए। ओके, now regarding composition, now this is a bit important, that CVC and not more than 2 vigilance commissioners, right? एक CVC होगा और 2 vigilance commissioner होंगे। okay, and appointed by the president by a warrant under his hand and seal on recommendation of a 3-member committee, right? So it is appointed by the president by a warrant under his hand and seal on recommendation of a 3-member committee, right? ये 3-member committee में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, कीप दिस इन माइंड। टर्म इज 4 years और 65 विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाए। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अगेन दिस इज टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीसी। ओके, और रिमूवल जहां तक है तो रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट सेट ऑन द ग्राउंड सिमिलर टू सीआईसी। तो देखिए सीआईसी के लिए क्या था रिमूवल के ग्राउंड, जरा आप देखिए ये जो ग्राउंड थे ना रिमूवल के लिए, ये पूरा का पूरा ऑल दिस, ये पूरा का पूरा इज एप्लीकेबल फॉर योर सीवीसी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर आल्सो सीवीसी। ओके, now salary allowances and other conditions of service of CVC are similar to those of chairman of UPSC and those of vigilance commissioner are similar to those of member of UPSC, right? Please keep this in mind also। अब फंक्शंस यहां देख सकते हो, अगेन इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रीफ में मैंने कर दिए जो सारे लंबे चौड़े, इतना सारा जो लक्ष्मीकांत में लंबा चौड़ा दे रखा था उसको ब्रीफ में कर दिया, बट स्टिल इवन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल जो सारे की फंक्शंस थे या मेजर फंक्शंस थे, की फंक्शंस और मेजर फंक्शंस वो यहाँ पे कर दिए। ओके, सो इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ओके, दिस इज कमिटेड। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, अगर उसके अंडर कोई भी करप्शन का ऑफेंस किया जाता है तो उसको इंक्वायर इन्वेस्टिगेट करना किसका काम है? सीवीसी का। ओके, नाउ सुपरिटेंडेंस ओवर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन अंडर पीसीए। सो मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो सीबीआई कर रही है। ओके, सीवीसी ये भी कर सकती है कि सीबीआई को दे सकती है। तो ऐसे केसेस का जिसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, ऐसे पीसीए के केसेस, उसमें जो है सीवीसी के पास पावर है कि इट हैज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, मतलब सुपरिटेंडेंस रिव्यू और गिविंग डायरेक्शंस का पावर है ओवर सीबीआई। ओके,
Now exercise superintendence over vigilance administration in the ministries of the central government and its authority. यानी जो जैसे मैंने आपको बताया हर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, तो उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस किसकी होती है? सीवीसी की. ओके. Undertake or cause an inquiry into the complaints received under the public interest disclosure protection of informers resolution. So basically nothing. अगर ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, it is nothing but whistleblowers. विसिल ब्लोअर की कंप्लेंट्स. ओके. विसिल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को पे इंक्वायरी करना जो है सीवीसी के परव्यू में है. ओके. Then CVC is notified as a specific authority to receive information relating to suspicious transactions under Prevention of Money Laundering Act. तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हो. ओके. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आती है, राइट, so it CVC is notified that it would receive information, all such information. Okay, just a second. And it is also empowered to conduct preliminary inquiry into the complaints referred by the लोकपाल. So लोकपाल के पास पावर होती है जब उसके पास कोई कंप्लेंट जाती है करप्शन की, तो किसी भी अथॉरिटी को दे सकती है, कि किसी को भी दे सकती है एजेंसी को. तो अगर लोकपाल कोई इसको सीवीसी को देती है कोई कंप्लेंट, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए जो है पावर्स है इसके पास. ओके. एंड देन आफ्टर ऑल दिस सीवीसी प्रेजेंट्स एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट का क्या करता है? उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है. और ये आपने प्रोविजन हर जगह देखा है कि हर जो ऐसी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ऐसी बॉडी वो एक रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, और फिर वो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को देता है. तो बेसिकली ये प्रोविजन का एक ही पर्पज है कि जो पार्लियामेंट के पास जो है पार्लियामेंट यूजिंग दीज रिपोर्ट्स would hold the एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल. सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट इन रिपोर्ट्स के थ्रू अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है. ओके. नाउ एक और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको दे रखा है लक्ष्मीकांत में, तो उसके कुछ की जो पॉइंट्स हैं, दीज आर की पॉइंट्स जो आपको याद रखने. ओके. क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से बनेगा और दूसरे पॉइंट से नहीं बनेगा. राइट. सो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर. राइट. तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो विसल ब्लोअर जो कंप्लेंट करता है तो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी. ओके. द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर शुड नॉट बी रिवील्ड. और इट एम्स टू, क्यों नहीं रिवील की जाएगी? अगर रिवील कर देंगे तो जो विसल ब्लोअर का क्या होगा? विक्टिमाइजेशन होगा. तो उसका विक्टिमाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे. ओके. और अगर आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा विक्टिमाइजेशन से विसल ब्लोअर, सो विसल ब्लोअर विल बी इनकरेज्ड टू डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन ऑफ विलफुल मिसयूज ऑफ पावर या करप्शन जो है. अगर ऐसा कुछ होगा और अगर उनको पता है कि हाँ, अगर हम ये बताएंगे आगे जाके किसी एजेंसी अथॉरिटी को, और हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहेगी, प्लस हमें विक्टिमाइज भी नहीं किया जाएगा, तो इस केस में जो है उनको इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ, वो ऐसी जो करप्शन और ऐसी चीजें हैं उसको बताएं. ओके. एंड कंप्लेंट कैन बी मेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और सीवीसी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओके. देन देयर इज ऑल्सो पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस. राइट. कोई फॉल्स और फ्रिवलस केसेस है उसके लिए पनिशमेंट भी दे रखी है इसमें. ओके. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, and it is also much criticized. Okay, ये much काफी criticism है इसका, that no action shall be taken on a disclosure if it does not indicate the identity of complainant or public servant, or if the identity of complainant or public servant is found to be incorrect. Okay, तो मान लीजिए मेरे को कुछ करप्शन का इंसिडेंट पता है, राइट. अब मैं डिस्क्लोज करूं, मैं सारे प्रूफ दूं, सब कुछ दूं, ओके, बट मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं डिक्लेयर करता, तो इन दैट केस क्या होगा? अगर मैं अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करता, उस केस में क्या होगा? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. ओके. इवन इफ दैट करप्शन के काफी प्रूफ हैं, अच्छे प्रूफ हैं, फिर भी नहीं कोई एक्शन लिया जाएगा. ओके. सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन इज मच क्रिटिसाइज्ड. ओके. एंड दिस एक्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड एप्लीकेबल टू एसपीजी. एसपीजी को, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को एप्लीकेबल नहीं है. जो वीवीआईपीज इनको जो प्रोटेक्शन देते हैं उनको एप्लीकेबल नहीं है. ओके. अब आ जाते हैं लोकपाल के बारे में. सो फर्स्ट रिकमेंडेड बाय फर्स्ट एआरसी, उसके बाद बहुत सारी हर एआरसी और बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया इसको, राइट. अल्टीमेटली 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया गया, उसमें इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया, और इसको लाने के भी कम से कम 5 या 6 साल बाद जो है लोकपाल को सेटअप किया गया. ओके. सो कंपोजिशन में है कि चेयरपर्सन जो है मैक्सिमम 8 मेंबर्स. ओके. chairperson with maximum 8 members of which 50% shall be judicial members. So please ये condition याद रखिए कि 50% of जो लोकपाल में जो members होंगे they will be judicial members. Okay. And 50% of the members of the lokpal shall come from
दी कम्युनिटीज ऑफ SC, ST एंड OBC। और जो चेयरपर्सन आप जानते हो, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस पिनाका घोष। ओके, पिनाका घोष इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। ओके, अभी जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसका चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस पिनाका घोष। ओके, नाउ 50 मेंबर्स फ्रॉम लोकपाल शैल कम फ्रॉम the SC, ST, OBC, minority and women committee। So please ये दो कंडीशंस ध्यान में रखिए, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर स्टेटमेंट बनता है तो इन दो पे बनता है। ओके, तो प्लीज ये दो कंडीशन ध्यान में रखिए। अब ये मेंबर सिलेक्ट कैसे होते हैं? इनको सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है और एक सर्च कमेटी भी होती है जो असिस्ट करती है सिलेक्शन में। ओके, तो सर्च कमेटी के लिए तो ये प्रोविजन है कि 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ सर्च कमेटी shall be from amongst SC, ST, OBC, minorities, women। ओके, बट सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन जो है इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज आप ध्यान में रखिए। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो प्राइम मिनिस्टर is the chairperson of the selection committee, speaker of the Lok Sabha, leader of the opposition in the Lok Sabha, chief justice of India, sitting judge of sitting judge of Supreme Court, right, nominated by chief justice of India, right? So sitting Supreme Court judge nominated by CJI, okay, and an eminent jurist, okay, and one eminent jurist, and this eminent jurist would be nominated by the president, or president will nominate this jurist on the recommendation of the first 4 members। इन 4 मेंबर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा एक इमिनेंट जूरिस्ट को। ओके, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग लोकपाल इज इट्स जुरिस्डिक्शन, कि क्या जुरिस्डिक्शन रही है लोकपाल की। तो प्राइम मिनिस्टर इज अंडर द जुरिस्डिक्शन, बट कुछ मैटर्स में एक्सक्लूडेड है, राइट। प्राइम मिनिस्टर इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, बट इन सम मैटर्स इट इज एक्सक्लूडेड। कौन से मैटर्स? कौन से? इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर्स में, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में, पब्लिक ऑर्डर के मैटर में, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मैटर में। तो इन मैटर्स में जो है प्राइम मिनिस्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। ओके, प्लस एक और चीज है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर कंप्लेंट है या इंक्वायरी है तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दे रखा है या रिक्वायरमेंट है, दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर इंक्वायरी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट जब तक प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं की जा सकती अनलेस अ फुल बेंच ऑफ लोकपाल, यानी सारे मेंबर जो लोकपाल के हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड ऑल मेंबर्स, कंसिडर द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। ओके, तो पूरे जो सारे मेंबर्स को जो है इंक्वायरी को इंक्वायरी के लिए जो है कंसिडर करना चाहिए। ओके, और 2/3 मेंबर्स को अप्रूव करना चाहिए सच इंक्वायरी, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी होगी। सो आई होप आपको ये चीज जो पता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है। दो प्राइम मिनिस्टर इज इन जुरिस्डिक्शन, बट सम स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है और एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्टर्स, members of parliament, please keep this in mind, members of parliament are also under the jurisdiction of lokpal। Okay, then group A, B, C, D officers and officials of the and other officials of the central government। Okay, so जो भी दूसरे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो सब इसके जुरिस्डिक्शन में। देखिए एक चीज आपने यहां नोटिस की होगी, जुडिशरी इज नॉट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो देखिए लोकपाल जो है, लोकपाल के अंडर आपका कौन आ जाता है? लोकपाल के अंडर आपका लेजिस्लेचर भी आ गया। कैसे लेजिस्लेचर आया? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अंडर जुरिस्डिक्शन, और एग्जीक्यूटिव तो आपको पता ही है सारे पीएम तक जो है वो, बट जुडिशरी नहीं है। ओके, सो दिस इज समवॉट क्रिटिसाइज, जिसको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि जुडिशरी को भी लाना चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि जुडिशरी को इसलिए नहीं लाना क्योंकि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडरमाइन करेगा। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनॉमस बॉडी सेट अप बाय द पार्लियामेंट और सब्सटेंशियली फंडेड बाय द सेंटर। ओके, तो कोई भी ऐसी सोसाइटी, ट्रस्ट या ऑटोनॉमस बॉडी है उसके मेंबर्स व्हिच इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट, जैसे आपके ऐसी कौन सी होगी, ऐसे आपका LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना, तो इसके जो मेंबर्स हैं ये भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, और सब्सटेंशियली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, या ऐसी कोई भी जो बॉडी, सोसाइटी, ट्रस्ट या ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको काफी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, वो भी जो है लोकपाल की जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है, राइट।
But one thing is, institutions aided by the central government are excluded. So aided institutions are excluded. Okay. Also, anybody receiving foreign contribution above 10 lakh or a higher amount notified by the central government also comes under a jurisdiction of the Lokpal. Okay, so this is something unique. इसको प्लीज याद रखना. FCRA एक्ट जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है रिसीव कर रहे हैं कोई भी जो एनी इंस्टीट्यूशन है receiving foreign contribution act about 10 lakh is under the jurisdiction of Lokpal. Okay. Now here are its powers and some other aspects of the Lokpal Lokayut Act. Okay, so power of superintendence and direction over any investigation agency including CBI. तो देखिए लोकपाल के पास कंप्लेंट आएगी तो लोकपाल वो कंप्लेंट किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे सकती है और जब वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कंप्लेंट देती है तो इट हैज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर दैट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसमें सीबीआई भी इंक्लूडेड है. ओके. Then provisions for attachment and confiscation of property of public servants acquired by corrupt means even while prosecution is pending. तो पहले क्या होता था कि जब तक प्रोसिक्यूशन चल रही है तब तक जो पब्लिक सर्वेंट है जिसने करप्ट मीन से कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी अक्वायर किया है उसको अटैच और कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते थे. ओके. बट अब ये प्रोविजन क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे. ओके. Then there is also a high-powered committee chaired by Prime Minister to recommend selection of director of CBI. Okay, it is not so important क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन में जा रहे हैं. और टाइमलाइंस क्या दे रखी है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में that प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है लोकपाल को 3 महीने में जिसका एक्सटेंशन 3 महीने हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन करनी है 6 महीने में विच कुड फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ. और ट्रायल जो होना चाहिए 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए और स्पेशल कोर्ट्स विल बी सेट अप फॉर दिस पर्पस. ओके. तो देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये देखते हैं कि आगे हमें कि ये जो कंप्लेंट की गई है क्या ये जेन्युइन भी है या नहीं है. ओके. फिर इन्वेस्टिगेशन में फिर उस कंप्लेंट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते कि उसके लिए प्रूफ्स वगैरह वो सब निकालते. फिर एक बार इन्वेस्टिगेट हो गया फिर ट्रायल होता है जो कंप्लेंट का कि मतलब जिसके अगेंस्ट की गई है उसमें सारे प्रूफ्स वगैरह ये सब दिखाते हैं और ट्रायल होता है और इसमें फाइनली ट्रायल कंक्लूड होने में उसको या तो एक्विट करेंगे या उसको पनिश करेंगे. ओके. It enhances maximum punishment under the Prevention of Corruption Act, right? And provides for protection of honest and upright public servants. Okay, so लोकपाल के पास power है that किसी भी public servant को prosecute करना है तो लोकपाल is conferred with power to grant sanction for prosecution of public servants. Okay, तो किसी भी public servant को अगर prosecute करना है तो उससे पहले जो है लोकपाल से जो है sanction लेनी होगी. पहले ये चीज जो power किसके पास थी इट वॉज विद द गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से ये सैंक्शन लेना होता था कि पहले किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर प्रोसिक्यूट करना होता था करप्शन के लिए तो गवर्नमेंट के पास से सैंक्शन लेना होता था. बट अब ये पावर किसको लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के अंदर लोकपाल को कंफर्म कर दी गई. देयर आर सम लिमिटेशंस दैट इट हैज नो सुओ मोटो पावर्स मतलब खुद से ये एक्ट नहीं कर सकता. ओके. ये करप्शन कोई मैटर है जब तक इसके पास करप्शन के मैटर की कंप्लेंट नहीं आती तब तक ये खुद से एक्ट नहीं कर सकता. ओके. सुओ मोटो मतलब खुद से ये जो है लोकपाल आपका एक्ट नहीं कर सकता. इट नीड्स अ कंप्लेंट. ओके. करप्शन की कंप्लेंट चाहिए तभी एक्ट कर सकता है. ओके. देन ऑल्सो दैट जो प्रोविजन है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज इट विल डिटर कई बार जो है कंप्लेंट्स को जेन्युइन प्रूव करना भी डिफिकल्ट होता है. सो इट विल डिटर जो लोग जेन्युइन कंप्लेंट्स करना चाहते हैं वो लोग भी डरेंगे कि कहीं अगर हम प्रूव नहीं कर पाए हमारी कंप्लेंट को. Okay, and anonymous complaints are not allowed. Okay, and limitation of period of 7 years to file complaint. यानी कोई करप्शन हुई और उसके मतलब 8 साल हो गए तो अब उसके लिए करप्शन नहीं फाइल कर सकते. करप्शन होने के 7 साल के अंदर जो है आपको जो है कंप्लेंट फाइल करनी. सो 7 years विद इन द इवेंट ऑफ द करप्शन. ओके. कंप्लेंट फाइल करनी. Then the non-transparent procedure for dealing with the complaints against PM. So PM के अगेंस्ट जो कंप्लेंट है वो नॉर्मली जब तक फाइनल स्टेज पे नहीं आती पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है. ओके. अब लास्ट बॉडी जो हम पढ़ रहे हैं अगेन इट इज लेस इंपॉर्टेंट. आई वुड क्लियरली से दैट. ओके. इतना पॉसिबिलिटी नहीं है बट स्टिल फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन वी आर रीडिंग दिस. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर NIA एक्ट. ओके. established in the backdrop of 2008 Mumbai terror attacks, popularly known as 26/11 incident. तो बेसिकली देखिए हुआ क्या था जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था. अटैक होने के बाद ये देखा गया था जब उसका इवैल्यूएशन किया कि ऐसा कैसे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया. राइट. उसके बाद देखा गया था कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है टेरर अटैक्स और टेरर इन्वेस्टिगेशन के लिए. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है मुंबई अटैक के बाद सामने.
तो इसीलिए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई फॉर सच क्राइम जो नेशनल नेचर के हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, अदरवाइज होता क्या था, देखिए लॉ एंड ऑर्डर हर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट की पुलिस उसे वो कर रही थी, राइट, हर स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी। बट सिंस ये जो क्राइम है जैसे टेररिज्म हो गया या ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, ये ऐसे क्राइम है जो इंटर स्टेट है या इवन इंटरनेशनल डायमेंशन है, तो इसमें कोई एक स्टेट की पुलिस जो है उसको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए दूसरे स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो इसीलिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई, जिसके पास पावर्स है, जो कुछ सर्टेन उसके क्राइम्स हैं जो जो उसके शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो नॉर्मली नेशनल नेचर के हैं और जो नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करते हैं, ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर इसको दे रखी है एनआईए। ओके, एंड इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, and the powers of this director general is similar to DGP of police in a state, and it is under the administrative control of Ministry of Home Affairs of Government of India, and state government extends all assistance. So clearly NIA एक्ट में mentioned है कि जब NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना है, उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट को सारी असिस्टेंस और कोऑपरेशन देना है NIA को फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर द NIA एक्ट। सो कौन से ऑफेंसेस NIA इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो भी NIA एक्ट के अंदर ही बता रखा है। ओके, और यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, सो NIA हैज कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट मतलब NIA भी कर सकता है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ओके, स्टेट पुलिस। So concurrent jurisdiction to investigate and prosecute offences which affect sovereignty, security and integrity of India and security of a state, friendly relations with foreign states, right? Offences under various acts enacted to implement international treaties, agreement, conventions, resolutions of UNO and its agencies and other international organizations. So please इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, इसको रटिए मत, इसको बस ध्यान में रखिए कि इस नेचर के और इस टाइप के ऑफेंसेस जो हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर किसके पास आती है? NIA के पास। ओके, ऐसे ही कोई ऐसा ऑफेंस जो सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट करता है, उसकी पावर्स किसके पास है? NIA के पास। नाउ इट इज आल्सो empowered to probe terror attacks including bomb blast, hijacking of aircraft, ships, attacks on nuclear installation and use of weapons of mass destruction. Okay, and NIA is empowered to probe offenses relating to human trafficking. So ये basically रिसेंटली 2019 में NIA एक्ट को अमेंड करके ये जो ऑफेंसेस हैं ऐड किए हैं। सो प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ओके, सो कौन से ऑफेंसेस? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, काउंटरफिट करेंसी ऑफ बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म कौन डील करता है? NIA। ओके, इन्वेस्टिगेट करेगा NIA। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ओके, so this is the jurisdiction of NIA. So this finishes it up. Okay, so almost we are complete. Okay, एक या दो लेक्चर बचे हैं जिसमें कुछ मिसलेनियस चीजें पढ़नी है। Okay, but it's like some miscellaneous things. Okay, so but again as always रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट करिए। अब तो मॉक टेस्ट करिए। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज आप खुद भी देखते रहिए। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट फॉर्म में पूछिए। ओके, so thank you very much guys. See you again next time with another lecture on Indian polity.